नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नो नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इग्नो के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये मैं नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट नंबर 13 पढ़ेंगे। अब तक हम यूनिट 12 पढ़ चुके हैं। जनपद एवं महाजनपद, इस यूनिट का नाम है जनपद एवं महाजनपद। उस समय पर 16 टोटल महाजनपद होते थे, उनके नाम इस प्रकार से हैं। एक एक करके आप देख सकते हैं। हम आगे एक एक नाम को विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए अभी यहाँ नहीं देख रहे। और कौन से की लोकेशन कहाँ पर थी, कौन सा जनपद कहाँ पर था, वो आप इस मैप से देख सकते हो। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्य, यानी इस यूनिट को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। फिर पढ़ेंगे प्रस्तावना, इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्राथमिक स्रोत, साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मुख्य तंत्र से राज्य तक जनपद, महाजनपद और गणसंघ के बारे में पढ़ेंगे। नगरीकरण के आधार, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन, द्वितीय नगरीकरण को पढ़ेंगे। नगरीकरण के पुरातात्विक चिन्ह देखेंगे, कौन से पुरातात्विक चिन्ह हैं। साहित्य में वर्णित प्रारंभिक ऐतिहासिक नगर पढ़ेंगे। नगरीय केंद्रों का सामाजिक स्त्रीकरण, समाज में कैसा स्तर था वो देखेंगे। व्यापार एवं व्यापारी के बारे में पढ़ेंगे। समाज के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं उद्देश्य। सबसे पहले 6ठी शताब्दी BC भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर क्यों थी। राजतंत्रीय और गैर राजतंत्रात्मक दोनों तरह की विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं अस्तित्व में आई तथा इस अवधि में उभरने वाली आर्थिक और सामाजिक जटिलता, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। अभी पढ़ेंगे हम प्रस्तावना। लगभग 6ठी शताब्दी BC से 300 BC तक का समय उत्तरी भारत के इतिहास में ऐतिहासिक युग का प्रारंभ माना जाता है। भारत में राजकीय व्यवस्था का आरंभ इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। भारतीय इतिहास में पहली बार प्रदेशाश्रित राजनीतिक संस्थाओं की शुरुआत हुई। ये संस्थाएं महाजनपद के नाम से प्रचलित हुई, यानी महाजनपद किसे कहते हैं आप देख सकते हैं। प्रदेशाश्रित जो राजनीतिक संस्था थी उनको महाजनपद के नाम से जाना गया है। लगभग पूरे उत्तरी भारत में इनका विस्तार हुआ। नगर एवं नगरीय जीवन का, जिसका हड़प्पा सभ्यता के पश्चात पतन हो चुका था, यानी नगर और नगरीय जीवन हड़प्पा सभ्यता के बाद खत्म हो गया था, उसका फिर से विस्तार हुआ। एक बार पुनः गंगा घाटी से लेकर उत्तरी पश्चिम क्षेत्र तक में प्रादुर्भाव हुआ, यानी गंगा घाटी से लेकर उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक फिर से उदय हुआ। इस युग में नए धार्मिक संप्रदायों एवं दार्शनिक विचारधाराओं का भी उदय हुआ, जैसा हम पिछले वीडियो में भी देख चुके थे। ये वही समय था लगभग 6ठी शताब्दी BC का, जिस समय पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। इस काल में नगरों का उद्भव हुआ और व्यापार का विस्तार हुआ, यानी नगर बने और व्यापार भी हुआ। धातु मुद्रा के प्रयोग के साथ साथ इस समय में दानडेय वर्गों का उदय, श्रेणियों, विशिष्ट मर्दबांडों, सूदखोरी, जनसंख्या वृद्धि, शिल्प, विशेषीकरण तथा लेखन एवं पाठन का आरंभ इस युग को जीवंत बनाता है, यानी इन सभी चीजों का उदय हुआ था उस समय। उत्तर भारत में राजनीतिक, भौतिक, सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तनों को भारतीय इतिहास में दूसरा शहरीकरण कहते हैं। आज हम 6ठी शताब्दी BC में उपमहाद्वीप के जनपदों, महाजनपदों, गणसंघों आदि के राजनीतिक गठन को देखेंगे, यानी जनपद और महाजनपद और गणसंघ में राजनीतिक गठन क्या थे वो देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन के साथ कैसे जुड़े, मुख्यतः कृषि और वाणिज्य विस्तार से, यानी कृषि और वाणिज्य का जो विस्तार हुआ वो किस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। अंत में हम उन विभिन्न सामाजिक वर्गों और समूहों को भी देखेंगे जो इस काल में प्रचलित थे, यानी और सामाजिक वर्ग और समूह कौन से थे जो इस समय पर प्रचलित थे। इस युग के अंत में एक राजनीतिक व्यवस्था जैसे मगध में सर्वशक्तिशाली राज्य के रूप में उभरी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। अभी हम देखेंगे प्राथमिक स्रोत, यानी साहित्यिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत हैं। पहले हम साहित्यिक स्रोत देखेंगे, बाद में हम पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। हम उन स्रोतों का अध्ययन करेंगे जिनका प्रयोग इतिहासकारों द्वारा 600 से 300 BC के युग को समझने के लिए एवं इसका पुनर्निर्माण करने में किया जाता है। हमारे साहित्यिक स्रोत मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्यों से उद्धृत किए गए हैं, जो कि मुख्यतः बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्मों से संबंधित है। यानी जो बताया था मैं 600 शताब्दी से, उस समय पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो साहित्य लिखे थे और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उस समय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म साहित्य मुख्यतः त्रिपिटक, 3 पुस्तकों का संग्रह या पिटारा, जो कि ये 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ये त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के, इनसे जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म वैधानिक ग्रंथों को मध्य गंगा घाटी यानी आधुनिक बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में देखा जा सकता है। यानी बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो मध्य गंगा घाटी और आधुनिक, यानी जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ का एरिया है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण पंथ वैदिक अनुष्ठान करने के तरीकों से संबंधित हैं। वैदिक साहित्य कई जनपदों और महाजनपदों का उल्लेख करते हैं और हमें कृषि समुदायों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
अभी हम देखेंगे प्राथमिक स्रोत, साहित्यिक पहले पढ़ लिया था, अभी पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं। 600 बीसी से 300 बीसी के इतिहास की संरचना में पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। विशेष रूप से उसमें प्रचलित काले एवं लाल मर्तबांड तथा उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबांड NPPW विशेष रूप से अपनी तकनीकी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, किस प्रकार के बर्तन होते थे। ये चमकीली पॉलिश होती थी, काली पॉलिश होती थी और बहुत अच्छे चमकते थे। उत्तरी काली पॉलिश वाले मर्तबांड प्राप्त स्थलों से, यानी ये जो मर्तबांड वाले स्थल हैं वहाँ से हमें आहत सिक्के, आहत यानी पंचमार्क, जो ठप्पा मार के सिक्के बनाते हैं, वो भी मिले हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मुद्रा प्रयोग का प्रारंभ दिखाते हैं, यानी वहाँ से भारतीय महाद्वीप में मुद्रा का प्रयोग शुरू हुआ था। ग्रंथों में उल्लेखित कई स्थानों की खुदाई की गई है, जैसे कि हरिछत्तर, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, उज्जैनी, श्रावती, वैशाली आदि, यानी इन जगहों की खुदाई हुई है। भौतिक साक्ष्य जो इस अवधि के लिए उपयोगी है वे घर के अवशेष, लोगों द्वारा उपयोग की जाने वस्तुएं, मर्तबांड, सिक्के आदि। खुदाई में ये जो चीज़ें मिली हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मुख्य तंत्र से राज्य तक, जनपद, महाजनपद और गणसंघ, इनकी रचना कैसे हुई, किस प्रकार बनी, वो सब देखेंगे हम। जनपद का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा स्थान जहाँ व्यक्तियों का समूह या जनजाति, जन के पैर या पद पड़े हों, उसको जनपद कहते हैं। जनपद इस प्रकार के व्यक्तियों का समूह है जो सुनिश्चित क्षेत्रों में निवास करते हों और जिनके ऊपर राजनीतिक वर्ग द्वारा प्रशासन होता हो, यानी कुछ लोगों का समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है और उनके ऊपर कुछ राजनीतिक शासन हो। मुख्य तंत्र से जनपद का स्थानांतर जो 2 चरणों में हुआ। सर्वप्रथम यज्ञ और बलि द्वारा, जिसमें पुजारी वर्ग ने राजा को देवीय स्थान दिया था। दूसरे चरण में जनपदों और महाजनपदों के रूप में राज्यों का उदय हुआ। महाजनपदों के शासक जनपदों के शासकों से अधिक शक्तिशाली थे। ये नगर और राज्य उत्तर पश्चिम में गांधार से पूर्वी भारत में अंग तथा मध्य भारत और दक्षिण भारत तक फैले हुए थे। जो महाजनपद थे वो यहाँ फैले हुए थे। बौद्ध धर्म की पाली पुस्तकों जैसे अंगुत्तरी निकाय में 16 बड़े बड़े राज्यों का उल्लेख है जो 16 महाजनपद कहलाए। इन बौद्ध धर्म से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अभी हम पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में। महाजनपद कहाँ कहाँ हैं, कौन से हैं। मध्य गंगा घाटी में अंग, मगध, वज्जी या वर्जी, संग, मल, ये आप देख सकते हैं। अंग यहाँ पर है, मगध यहाँ पर है, मल और वज्जी, ये वज्जी है और ये मल है। ये मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है जहाँ पर ये 4 जनपद। उसके बाद उनके पश्चिम में, यानी जो मध्य गंगा घाटी है उसके पश्चिम में, यानी इस साइड में कौन से थे, ये आप देख सकते हैं। काशी, कौशल यहाँ पर है, वत्स, ये वत्स है, कुरु, ये कुरु है, ये पांचाल है, ये मत्स्य है और ये सुरसेन है। ये वाले इलाके मध्य गंगा घाटी से पश्चिमी क्षेत्र में थे। उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ओर, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आप यहाँ देख सकते हैं कंबोज और गांधार 2 ही हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। मध्य एवं दक्षिणी क्षेत्र में, यानी भारत के मध्य भाग और दक्षिणी भाग में कौन से थे, अवंती, चेदी, असक या अस्मक, ये आप देख सकते हैं यहाँ अस्मक है। तो ये मध्य और दक्षिणी भारत में, ये दक्षिणी भारत में आ गए और ये मध्य भाग में आ गया चेदी। ये आप सारे देख सकते हैं नक्शे के हिसाब से, उनका क्षेत्र के साथ देख सकते हैं कि कौन सा कितनी दूर में फैला हुआ था। अवंती कहाँ तक फैला हुआ था, अस्मक कहाँ फैला हुआ था। अभी हम एक एक करके सारे जनपदों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंग जनपद के बारे में। पूर्वी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले को अंगराज्य के रूप में पहचाना गया है, यानी पूर्वी बिहार में था ये। यह गंगा नदी एवं चंपा नदी के संगम पर स्थित था तथा इसकी राजधानी चंपा की पहचान भागलपुर के निकट स्थित आधुनिक चंपापुर या चंपानगर के रूप में की गई है। यानी आधुनिक जो चंपापुर या चंपानगर है वही इसकी राजधानी थी। 6ठी शताब्दी BC में यह एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में विकसित हुआ और यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जो कि व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। इन व्यापारिक केंद्र था जो व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। चंपा में उत्खनन से शहर के चारों ओर खंदक यानी खाई सहित रक्षात्मक किलेबंदी यानी दुर्ग का पता चलता है। यानी चंपा में खुदाई से पता चला है कि चारों ओर खाई बनी हुई थी, दुर्ग की किलेबंदी थी। अभी दूसरा पढ़ेंगे मगध महाजनपद। 4ठी शताब्दी BC तक मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था, यानी 4ठी शताब्दी तक मगध सबसे शक्तिशाली था। ये आप देख सकते हैं मगध का मैप है और ये मगध राज्य था। यहाँ पर मगध जनपद में बिहार के आधुनिक पटना और गया जिले आते हैं। आधुनिक बिहार के पटना और गया जो जिले हैं वो मगध में आते हैं। यह उत्तर, पश्चिम तथा पूर्व में क्रमशः गंगा, सोन और चंपा नदियों से तथा दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यानी इधर गंगा नदी, सोम नदी, चंपा नदियों के किनारे पे है और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला की श्रृंखलाएं हैं, उनके दक्षिण में विंध्य पर्वतमालाएं हैं, ये उनके उत्तर में है। इसकी प्रथम राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह आधुनिक राजगीर थी। हालांकि बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई थी जो कि आधुनिक
पटना से संबंधित है। वज्जी या वर्जी संघ महाजनपद। वज्जी गणराज्य पूर्वी भारत में गंगा नदी के दक्षिण भाग में स्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी गणराज्य की गिनती बुद्धकालीन अति प्रसिद्ध महाजनपदों में होती है, यानी बुद्ध के समय के जो प्रसिद्ध महाजनपद थे उनमें होती है। मगध के राजा बिंबिसार ने भी वज्जी गण संघ से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, यानी वैवाहिक संबंध बनाए थे। अधिकतर इतिहासकार वज्जी राज्य को 8 या 9 गणों के महासंघ मानते हैं। अधिकतर बौद्ध एवं जैन साहित्यों में गण संघों, विशेषकर वज्जियों को क्षत्रियों के रूप में वर्णित किया गया है। अभी पढ़ेंगे मल्ल महाजनपद। मल्ल 9 गणों का संघ था जो वज्जी राज्य के पश्चिम में स्थित था, यानी ये मल्ल है, ये वज्जी के पश्चिम में स्थित था। मल्लों के राज्य में कुशीनारा और राजधानी पावा 2 राजनीतिक केंद्र थे। कुशीनारा की पहचान कसिया क्षेत्र से की गई है, जो कि गोरखपुर से 77 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पावा इतिहासकार आधुनिक बिहार के पावापुरी को मानते हैं। मल्ल वज्जियों के घनिष्ठ मित्र थे, परंतु कभी कभी दोनों के बीच संघर्ष के उदाहरण भी मिलते हैं, यानी मल्ल और वज्जी आपस में मित्र थे, लेकिन कभी कभी लड़ाई भी होती थी। अभी हम पढ़ेंगे काशी जनपद। सबसे पहले राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने वाले महाजनपदों में काशी राज्य प्रमुख था, यानी काशी ने सबसे पहले प्रभुत्व प्राप्त की थी। यह उत्तर में वरुण नदी और दक्षिण में अस्सी नदी से घिरा हुआ था। इसकी राजधानी गंगा किनारे बसे वाराणसी का नाम इन 2 नदियों के नाम पर पड़ा है, यानी वरुण और अस्सी के नाम पे वाराणसी है। कौशल के साथ प्रसेनजीत के शासनकाल में काशी को कौशल राज्य में मिला लिया गया था। वर्तमान में काशी उत्तर प्रदेश के बनारस से जुड़ा हुआ है, यानी ये काशी शहर आप देख सकते हैं। देखेंगे कौशल महाजनपद। शक्तिशाली कौशल जनपद राज्य पूर्व में सदानीर यानी वर्तमान गंडक, पश्चिम में गोमती, दक्षिण में सर्पिक या सेंदिक तथा उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों से घिरा था। ये आप देख सकते हैं कौशल, ये यहाँ पर कौशल जनपद है। इसकी राजधानी श्रावती थी। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सेहत मेहत नामक 2 गांवों से की जाती है तथा दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी। इस राज्य में साकेत और अयोध्या अन्य 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र थे। प्रसेनजीत यानी प्रसेनदी कौशल का अत्यंत प्रसिद्ध शासक था, जिसका हमने पिछले में भी जिक्र किया था। कौशल राज्य को वर्तमान उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोंडा, फैजाबाद, बहराइच स्थानों के रूप में पहचाना गया है। अभी देखेंगे वत्स या वंश महाजनपद। वत्स या वंश राज्य सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी वर्तमान इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में स्थित थी। व्यापारिक मार्ग पर बसा कौशाम्बी दक्कन, गंगा घाटी तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ता था। जैसा कि उत्खनन से पता चला, 6वीं शताब्दी BC में राजधानी कौशाम्बी की भव्य किलेबंदी की गई थी। वत्स के प्रसिद्ध शासक उदयन के नेतृत्व में शक्तिशाली महाजनपद था। अभी पढ़ेंगे हम कुरु महाजनपद। ये आप देख सकते हैं कुरु किंगडम। कुरु वर्तमान में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बसा हुआ था, यानी गंगा यमुना का जो दोआब है वहां पर बसा हुआ था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार कुरु राज्य का शासन युधिष्ठिर गोत्र के शासकों ने किया, जो कि युधिष्ठिर के परिवार से संबंधित हैं। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी इंद्रप्रस्थ थी। जैन साहित्य उत्तर ध्यान सूत्र में कुरु राज्य का शासक इशुकारा बताया गया है, जिसने इशुकारा नामक नगर से अपना शासन किया था। बुद्ध के समय तक कुरु राज्य में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, जो कि बाद में गणसंघ में बदल गई थी। अभी पढ़ेंगे हम पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद में वर्तमान रुहेलखंड शामिल था और यह गंगा नदी द्वारा 2 भागों में बांटा गया था। इस राज्य की 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल क्षेत्र की राजधानी अहिच्छत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश के बरेली का रामपुर क्षेत्र थी तथा दक्षिण पांचाल की काम्पिल्य थी उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले की काम्पिल क्षेत्र, ये उसमें की राजधानी थी। अर्थशास्त्र में पांचाल को आरंभ में राजतंत्रीय प्रणाली बताया गया है, जो बाद में गैर राजतंत्र में परिवर्तित हो गई थी। शुरू में राजतंत्रीय प्रणाली थी, बाद में गैर राजतंत्रीय हो गई थी। ये अहिच्छत्र के कुछ पुरावशेष हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इस महाजनपद में प्रसिद्ध नगरीय केंद्र भी थे, जैसे कन्याकुंज और कन्नौज, यानी कन्याकुंज या कन्नौज। अब हम पढ़ेंगे मत्स्य महाजनपद। मत्स्य वर्तमान राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर, अलवर और भरतपुर में स्थित थी। ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन मत्स्य की। इसकी राजधानी विराटनगर वर्तमान विराट नामक मत्स्य राजा के संस्थापक राजा विराट के नाम पर पड़ा था। बुद्ध साहित्य में इसका संबंध सुरसेन से बताया गया है। सुरसेन महाजनपद। सुरसेन की राजधानी मथुरा में स्थित थी और वे भी यमुना के दोआब में स्थित थे। बौद्ध स्त्रोतों के अनुसार सुरसेन का एक शासक अवंतीपुत्र बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मथुरा मार्गों के संगम यानी जंक्शन पर स्थित था, जो महत्वपूर्ण उत्तरी मार्गों को दक्षिण से तथा पश्चिमी तट से जोड़ता था। अभी देखेंगे गांधार महाजनपद।
पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले ने गांधार राज्य का गठन किया था। हमने देखा था गांधार भारत के ऊपरी हिस्से में था। इसकी राजधानी तक्षशिला या तक्षशिला व्यापार और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र थी, यानी हम तक्षशिला व्यापार और शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थी। हमने बहुत बार पढ़ा है इसके बारे में। उत्खनन से प्राप्त यहाँ 3 महत्वपूर्ण पुरातात्विक बसावट का पता चलता है, यानी भीरटिला, सिरकप और सिरसुख। भीरटिला प्राचीनतम शहरों में से एक था, जिसकी सर्वप्राचीनता से चांदी के हाथ सिक्के और अन्य सिक्के प्राप्त हुए हैं। लगभग 6ठी शताब्दी बीसी में गांधार राज्य में शासक पकुस्ती या पुकरासरीन शासन कर रहा था। उसके मगध से भी मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कंबोज महाजनपद, ये आप देख सकते हैं, यहाँ गांधार था और ये कंबोज है, ये मतलब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के हजरा जिले में कंबोज प्रदेश गांधार से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था। गांधार और कंबोज पास में ही थे, जुड़े हुए थे आपस में। कंबोज पाकिस्तान के हजरा जिले के वर्तमान राजौरी क्षेत्र का हिस्सा था। लगभग 6ठी शताब्दी बीसी तक कंबोज एक राजतंत्रीय राज्य था, परंतु बाद में साहित्य जैसे अर्थशास्त्र उन्हें गणसंघ कहा गया है। अर्थशास्त्र में गणसंघ बताया बाद में। अवंती महाजनपद, अभी हम पढ़ेंगे अवंती महाजनपद के बारे में। अवंती महाजनपद मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में स्थित था, यानी ये मध्य भारत में था। अवंती की 2 राजधानियां थी, एक उज्जैनी मध्य प्रदेश का वर्तमान उज्जैन के पास और दूसरी महिष्मती मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित वर्तमान मधानता। ये दोनों नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, जो ऐसे व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे जो उत्तरी भारत को दक्षिणी तथा पश्चिमी तटों के बंदरगाहों से जोड़ते थे। अवंती का सर्वप्रसिद्ध शासक प्रद्योत था, जिसका सैन्य संघर्ष वत्स, मगध और कौशल राज्यों से हुआ था। अभी हम पढ़ेंगे चेदी महाजनपद। ये आप देख सकते हैं चेदी महाजनपद, ये वाला है, यहाँ पर बसा हुआ है। चेदी राज्य मध्य भारत में बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में स्थित था। विद्वान इसकी राजधानी सोथिवती नगर को महाभारत के शक्तिमुक्ति सुक्ति सहवाई से जोड़ते हैं। इसकी राजधानी सुक्तिमती मध्य प्रदेश के वर्तमान जबलपुर क्षेत्र में स्थित है। नर्मदा घाटी में स्थित जबलपुर के निकट का प्राचीन नगर त्रिपुरी तथा सागर के निकट स्थित एराकिना एरण चेदी राज्य का हिस्सा थे। असक या अस्मक महाजनपद, ये दक्षिणी भारत में आ गया। अस्मक आप यहाँ देख सकते हैं। अस्मक राज्य का विवरण अनेकों शास्त्रों में मिलता है, जैसे पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म संहिता आदि में। बहुत साहित्य इन्हें महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के निकट बताते हैं, यानी बहुत साहित्य के हिसाब से महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे था। इसकी राजधानी पोतना या पोदना थी, जो कि वर्तमान बोधान है। अभी तक हमने 16 महाजनपदों को पूरा पढ़ लिया, एक एक करके सभी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ली है। अभी हम देखेंगे महाजनपदों की राज्य व्यवस्था कैसी थी। मोटे तौर पर ये राज्य संरचना में 2 भागों में विभक्त हो सकते हैं, राजतंत्रीय राज्य एवं गैर राजतंत्रीय राज्य, जिन्हें गणसंघ कहा गया है। राजतंत्रीय महाजनपद अधिकतर उपजाऊ गंगा के मैदानों में स्थित थे, जबकि गणसंघ हिमालय की तलहटी या उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब या सिंध तथा मध्य या पश्चिमी भारत की परिधि में स्थित थे। गणसंघ में केवल 2 सामाजिक स्तर थे, क्षत्रिय राजकुल जिसमें शासन करने वाले परिवार सम्मिलित थे, तथा दास क्रमकर जैसे श्रमिक एवं दास। प्रशासनिक क्षेत्र में राजा वंशानुगत नहीं थे, अपितु वे मुखिया के रूप में होते थे। उन्हें गणपति, गणराज्य या संघ मुखिया के नाम से जाना जाता था, यानी राजा वंशानुगत नहीं थे। हालांकि अधिकतर महाजनपद राजतंत्रीय थे, परंतु गणसंघ के विपरीत इन राज्यों का शासन प्रभुसत्ता प्राप्त राजा द्वारा होता था, जो सत्ता के एक परिवार में संकेंद्रित होने से अंततः एक वंश बन गए थे। शासन वंशानुगत हो गए, जिसका आधार सदैव नहीं परंतु अधिकतर ज्येष्ठता के सिद्धांत पर आधारित था, यानी बड़ा बेटा ही राजा बनेगा या बड़ा भाई राजा बनेगा। इसके अतिरिक्त शक्तिशाली राजतंत्रों के पास एक शक्तिशाली सेना होती थी। इस सेना की नियुक्ति एवं निर्वाह राज्य द्वारा किया जाता था। नगरीकरण के आधार, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन, यानी नगरीकरण के अगले कौन से आधार थे और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हुआ था, वो सब पढ़ेंगे। जनपद ग्रामीण क्षेत्रों को भी लक्षित करता है, जो कि पुरिया नगरों जैसे शहरी केंद्रों से भिन्न थे, यानी ग्रामीण नगर शहरों से भिन्न थे। राज्यों का उद्देश्य केवल कृषि संसाधनों पर नहीं बल्कि कृषि अधिशेष पर निर्भर था, यानी कृषि के संसाधन नहीं, कृषि का अधिशेष, जो ज्यादा सामान बचता था कृषि की उपज में, उसके ऊपर निर्भर करता था। ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को भारी वर्षा तथा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ने धान की अधिक उपज के लिए उपयुक्त बनाया। यानी ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना क्षेत्र था, वहां पर ज्यादा वर्षा होती थी और उपजाऊ मिट्टी थी, इसके कारण वहां पर ज्यादा धान होता था। उपजाऊ भूमि की उपलब्धता के साथ साथ तकनीकी विकास अधिकतम उपज के लिए उत्तरदायी था। फसल उत्पादन में बढ़ोतरी के महत्वपूर्ण परिणाम हुए, यानी फसल उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई इससे बहुत अच्छे परिणाम आए। प्रथम, उत्पादन के बढ़त से महाजनपद के शासकों को कृषि करों में बढ़ोतरी से लाभ हुआ, यानी उनको कृषि के रूप में ज्यादा कर मिलने लग गया। इस प्रकार राज्य व्यवस्था के नियम का आधार बना, यानी इससे राज्य व्यवस्था बन गई।
कर लेने लग गए थे। तो दूसरा क्या फर्क पड़ा था, अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि धान यानी चावल प्रयोग करने वाले समाज की प्रजनन दर अधिक होती है, यानी जो चावल खाते हैं उनकी प्रजनन दर अधिक होती है, तो जनसंख्या वृद्धि हुई। उससे गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्र में धान की अधिक उपज का प्रभाव जनसंख्या वृद्धि पर पड़ा, यानी चावल खाने से ज्यादा जनसंख्या हुई। तीसरा, इन नगरवासियों को जीवन यापन के लिए कृषि अधिशेष की आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे स्वयं नहीं कृषि करते थे, जैसे चिकित्सक, लिपिक, मनोरंजनकर्ता, शिल्पकार, कारीगर, यानी जो लोग शहरों में रहते थे वो खुद खेती नहीं करते थे, वो दूसरा काम करते थे, तो उनको खाने के लिए अनाज चाहिए था, तो वो कृषि अधिशेष पर ही निर्भर करते थे। अभी पढ़ेंगे हम द्वितीय नगरीकरण। भारतीय इतिहास में 700 बीसी से 300 बीसी का लगभग 3 शताब्दियों का काल द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है, यानी हम ये पहले भी देख चुके हैं। प्रथम नगरीकरण जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, उसके बाद द्वितीय नगरीकरण का काल 600 से 300 बीसी का है। द्वितीय चरण में नगरीकरण का केंद्र सिंधु घाटी, यानी प्रथम चरण से अब गंगा घाटी द्वितीय चरण की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी प्रथम जो केंद्र था वो सिंधु घाटी थी, सिंधु नदी की जो घाटियां थी वहां पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाला क्षेत्र था, और अभी गंगा घाटी हो गया द्वितीय नगरीय चरण में। नगरों और शहरों का उद्भव एक समान नहीं था, यानी नगर और शहर जो एक समान नहीं बने थे। कुछ नगर जैसे हस्तिनापुर, मगध में राजगृह, कौशल में श्रावती और वत्स में कौशाम्बी का उदय राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्रों के रूप में तथा सत्ता के केंद्र के रूप में हुआ। अन्य नगर व्यापार के केंद्रीय स्थल और पड़ोसी क्षेत्रों के लिए विनिमय का केंद्र भी थे, जैसे उज्जैन। कुछ शहरी केंद्रों का उद्भव धार्मिक स्थलों के रूप में हुआ, जैसे वैशाली। नगर अक्सर गांव के ऐसे समूह से मिलकर बने जहां लोहारगिरी, मर्तबान निर्माण, बढ़ईगिरी, कपड़े बुनाई, टोकरी बुनाई इत्यादि व्यवसायों का विशेषीकरण था। इस प्रकार आप देख सकते हैं सभी शहरों का उद्भव एक समान नहीं था। नगरीकरण के पुरातात्विक चिन्ह, यानी जो नगरीकरण हुआ है उसके पुरातात्विक चिन्ह कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात है कि समस्त नगर लगभग एक समान रूप से बसे थे। अक्सर ये नगर एक खाई या प्राचीर से घिरे होते थे, और कभी कभी इनकी किलेबंदी भी होती थी। किले की दीवारों में या तो मिट्टी भरी होती थी, जैसा कि राजघाट में देखा जा सकता है, या बाद में ईंटों द्वारा बनाया गया, जैसा कि कौशाम्बी में देखा जा सकता है। यानी कौशाम्बी में जो किले के चारों दीवार है उसमें ईंटें भरी गई थी, और राजघाट में जो चारों दीवारें हैं उनमें मिट्टी भरी गई थी। जो नगर नदियों के किनारे बसे थे, किले की दीवारें एक और उन्हें बाढ़ से बचाती थी और दूसरी ओर हिंसक जानवरों और लूटमार से रक्षा करती थी। यानी नदियों के किनारे पर जो बसे हुए थे उधर नदियों की तरफ दीवार थी जो उनकी बाढ़ से रक्षा करती थी। इन क्षेत्रों पर आक्रमण का डर रहता था, इसलिए इस प्रकार की रक्षात्मक किलों की दीवारों का निर्माण हुआ, यानी उनके ऊपर डर रहता था आक्रमण का, इसलिए रक्षात्मक दीवारें बनाई थी। इनमें इस प्रकार की सुविधाएं शामिल थी, जैसे भट्ठे की पकी ईंटें, जल निकासी व्यवस्था, छल्लेदार कुएं, शोकगर्त यानी शोकपीठ, जो हड़प्पाकालीन संरचनाओं से भिन्न थे, हड़प्पाकालीन से अलग थे, इसलिए ये द्वितीय नगरीय चरण की विशेषताएं हैं। घरों का निर्माण भी पूर्व काल के घरों से बेहतर था, यानी जो पहले ये घर बने थे उनसे अभी के घर अच्छे थे। उदाहरण के लिए भीर के टीले में एक प्रांगण के चारों ओर घरों का निर्माण किया गया था। विद्वानों का मत है कि घरों में जो कमरे सड़क की ओर खुलते थे वे दुकानें रही होंगी, यानी सड़क पर जो कमरे खुलते थे वो दुकानें होंगी उस समय पर। सड़कें भी समतल थी, जिससे प्रतीत होता है कि पहिएदार यातायात का प्रयोग होता था, यानी सड़कें समतल थी, इसका मतलब पहिए वाली गाड़ियां चलती थी वहां पर। यह आप देख सकते हैं भीर का टीला है। नगरीकरण के साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य उत्तरी काली पोलिस वाले मर्दवान NBPW थे, जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे किस प्रकार के बर्तन होते हैं ये। हस्तिनापुर में उत्तरी काली पुलिस वाले मर्दवान मिले हैं, यानी हस्तिनापुर में उत्तरी काली पुलिस वाले मर्दवान मिले हैं। साहित्य में वर्णित प्रारंभिक ऐतिहासिक नगर, अभी देखेंगे कौन से नगर इनका साहित्य में वर्णन है। साहित्यकारों ने नगरों की विशेषताओं और विशिष्टताओं को और सुदृढ़ करते हुए पूर्व यानी नगर, जनपद यानी गांव के स्पष्ट भेद को प्रदर्शित किया है, यानी पूर्व को नगर बोलते हैं और जनपद को गांव बोलते हैं। अपस्तंभ धर्मसूत्र में नगरों में वेदों के अध्ययन को मना किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि स्नातकों को नियमित रूप से नगरों में नहीं जाना चाहिए, यानी स्नातक किसको कहते हैं? जो व्यक्ति जिसने ब्रह्मचारी के रूप में अपना अध्ययन पूरा किया हो उसको शहरों में नहीं जाना चाहिए। बौद्ध धर्म के स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर एवं ग्राम साधारणतः विरोधाभासी नहीं थे, यानी नगर और गांव एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे, अपितु मानव के बसने के लिए थे, जिनका ग्राम, नगर और नगरों के पदानुक्रम में वर्गीकरण किया था, यानी एक के ऊपर एक क्रम बनाया था। यहाँ ग्राम का अभिप्राय गांव या ग्रामीण इलाके से था, जबकि निगम बाजार वाले कस्बे थे जो कि व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित थे, तथा नगर शहर को कहा जाता था। नगरों में भी वर्गीकृत पदानुक्रम था। उदाहरणार्थ पूर्व का अभिप्राय उन नगरों से था जिनके चारों ओर किलेबंदी थी। प्रत्येक राज्य में किलेबंद राजधानी होती थी जिन्हें दुर्ग कहा जाता था, और ये दुर्ग समस्त देश को शाही मार्गों से जोड़ता था जिन्हें राजमार्ग कहा जाता था। साहित्यिक स्रोतों में दीवारों, द्वारों, नगर के पहरे की मीनारों और शहर की भीड़ भाड़ वाले जीवन का वर्णन मिलता है।
नगरीय केंद्रों में सामाजिक स्त्रीकरण, यानी नगरीय जो केंद्र थे उनमें सामाजिक स्त्रीकरण कैसा था, समाज का स्तर कैसा था। नगर विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमियों से लोगों को एक साथ लाते थे। बौद्ध स्त्रोतों में हमें विशिष्ट रूप से नगरीय व्यवसायों का वर्णन मिलता है। इसमें हमें चिकित्सकों यानी वैद्य और विस्क शल्य चिकित्सक सलकट और लेखकों लेख का वर्णन मिलता है। संस्कृत और पाली साहित्य में मनोरंजन करने वालों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे अभिनेता को नटे, नर्तक को नाटक, जादूगर सोक्काजियक, कलाबाज लंदिक, ढोलकिया कुंभदुन्निक तथा महिला ज्योतिष इक्कानिका कहा जाता था। बौद्ध स्त्रोतों में प्रख्यात गणिका अमरपाली अम्बापाली का वर्णन है, जिसका वैशाली के वैभव में विशेष योगदान माना जाता है। गंगा घाटी में कुछ शिल्पकार नगरों के बाहर अपनी बस्तियों में रहते होंगे और नगरों के निवासियों को अपने उत्पाद बेचते होंगे। इन शिल्पकारों में वाहन निर्माता, यानकार, हाथीदांत काम यानी दंतकार, धातुकार, कम्मर, सुनार, स्वर्णकार, रेशम के बुनकर, कोशियाकार, बढ़ई, पलगंड, सुईकार यानी सूचीकार, सरकंडों का काम करने वाला नलकार, माला निर्माता मालाकार और कुंभकार आदि शामिल थे। नगर राजतंत्रीय शक्ति के आधार केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। अभी हम पढ़ेंगे व्यापार और व्यापारी। उस समय पर किस प्रकार के व्यापार था और किस प्रकार के व्यापारी थे। इस काल में व्यापार इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण था कि पाली साहित्य में व्यापार यानी वाणिज्य को सर्वोत्कृष्ट व्यवसाय यानी उत्कटकम के रूप में बार बार बताया गया है। इसके अतिरिक्त केवल कृषि और पशुपालन को इस प्रकार सम्मानजनक व्यवसाय माना गया है। यानी कृषि और पशुपालन भी सम्मानजनक व्यवसाय था और जो व्यापार करते थे वो भी सम्मानजनक था। महाजनपदों के युग में व्यापार में वृद्धि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण विनिमय का माध्यम सिक्कों का आरंभ था, यानी इस समय तक सिक्कों का आरंभ हो गया था। पाली साहित्य में सिक्कों का प्रथम निश्चित संदर्भ मिलता है, जैसे कहापण, निख, कंस, पद, मास्क, ककनिक, इनको सिक्कों का ये नाम है। व्यापार के लिए अनेक लोहे की वस्तुएं जैसे फावड़े, कुल्हाड़ी, चाकू तथा कील, खूंटी, तीर, बर्तन तथा दर्पण आदि उपलब्ध थे। उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों में पोटवार पठार में नमक का खनन होता था तथा वह गंगा के मैदानों तक लंबा रास्ता तय करता था। कस्बों में कारीगरों ने वस्त्र, मनके, मर्दबांड, हाथी दांत वस्तुएं, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच के पदार्थ और अन्य धातुओं की कलाकृतियों का उत्पादन किया जो व्यापार की वस्तुएं थी। ये आप देख सकते हैं आहत सिक्के, यानी पंचमार्क वाले सिक्के हैं ये अवंती महाजनपद के चांदी के आहत सिक्के। अवंती महाजनपद से जो चांदी के सिक्के मिले आहत किए हुए वो हैं सिक्के। शिल्पियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक जाती थी, जहाँ से संभवतः घोड़े वापस लाए जाते थे। यानी शिल्पियों द्वारा बनाई वस्तुएं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जाती थी और वहाँ से घोड़े लाते थे। साहित्यिक स्रोतों में कंबल, ऊनी वस्त्रों का भी उल्लेख है जिन्हें व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता था। यानी कंबल और ऊनी वस्त्र भी व्यापार के लिए उपयोग में लाते थे। इस काल में दो महत्वपूर्ण प्राक्षेत्रीय मार्ग थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ उत्तरी भारत का प्राक्षेत्रीय व्यापार मार्ग था जो गंगा के मैदानों से बंगाल की घाटी में ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक फैला हुआ था। दक्षिणापथ जो कि एक महत्वपूर्ण दक्षिण का व्यापार मार्ग था, इसका वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है। यह मार्ग मगध के पाटलिपुत्र से गोदावरी तक स्थित प्रतिष्ठान तक फैला हुआ है। यह मार्ग पश्चिम तट के बंदरगाहों को भी जोड़ता है। मालवा क्षेत्र से प्राप्त PGW तथा मध्य भारत और दक्षिण भारत से प्राप्त NBPW इस मार्ग की पुरातात्विक पुष्टि करता है। यानी ये जो बर्तन है ये इसकी पुरातात्विक पुष्टि करते हैं। नवीन निवेशक गृहपति और सेठी। अभी हम ये जो समाज की दो श्रेणियां थी गृहपति और सेठी, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गृहपति। यानी गृहपति क्या होता था। पाली साहित्य में हमें बार बार गृहपति शब्द का प्रयोग धनी संपत्ति स्वामी के लिए मिलता है जो कृषि और भूमि से विशेष रूप से संबंधित थे। गृहपति का शाब्दिक अर्थ गृह स्वामी या घर का मुखिया था। यानी गृह स्वामी या घर का मुखिया। गृहपति के पास अपार संपत्ति थी और वह न तो कोई मामूली व्यक्ति था और न ही कोई साधारण कृषक था। वो खेती करता था लेकिन साधारण कृषक नहीं था। मेंढक नामक गृहपति के पास इतनी विशाल भूमि थी कि उसने दासों, नौकरों और श्रमिक कार्य पर रखे थे, जिनको मेंढक न केवल वस्तु के रूप में भुगतान जैसे खाने पीने की वस्तुएं प्रदान करते थे बल्कि उन्हें अर्धवार्षिक वेतन भी देते थे। यानी मेंढक नाम का गृहपति है वो श्रमिक रखता था, नौकर रखता था खेती में काम करने के लिए, उनको खाने पीने की वस्तुएं देता था और पेमेंट भी देता था। मेंढक के पास लगभग 1200 चारावाय गोपालक थे, जिससे अनुमान लगाया जाता था कि वह दूध का व्यापार करते थे। यानी गायें चराते थे तो दूध का व्यापार करते थे। इसी प्रकार मेंढक राजा को सहायता भी प्रदान करते थे और वे शाही सेना के लिए रसद उपलब्ध कराते थे। रसद यानी खाने पीने का सामान शाही सेना को देते थे। गृहपति के राजनीतिक महत्व की इस तथ्य से भी पुष्टि होती है कि उन्हें चक्रवर्ती या विश्व के आदर्श राजा की 7 निधियों में से एक माना जाता था। यानी काफी इंपॉर्टेंट था। बौद्ध धर्म के वैधानिक ग्रंथों में गृहपति वर्ग को एक उत्कृष्ट सामाजिक समूह की संज्ञा दी गई है। यानी उत्कृष्ट सामाजिक समूह था ये। अभी हम पढ़ेंगे
गैपति और सेठी में पहला गैपति पढ़ लिया, दूसरा वाला बचा है सेठी। अभी हम सेठी के बारे में पढ़ेंगे। सेठी उच्च स्तरीय उद्योगपति थे जो व्यापार एवं साहूकार से संबंधित थे, यानी सेठी थे वो उच्च स्तरीय उद्योगपति थे, व्यापार और साहूकार से संबंधित थे। विद्वान के अनुसार सेठी वर्ग में निवेश, वित्तदाता और सौदागर तीनों के सम्मिलित दायित्व थे। धनी सेठियों का राजगृह और वाराणसी जैसे नगरों में समृद्धि पूर्वक निवास था। महावग में कोलीविस्सा नामक सेठी पुत्र का वर्णन मिलता है, जिसका पालन पोषण इतना आरामदेह भव्य वातावरण में हुआ कि जब वह नंगे पांव भिक्षु का जीवन जीने लगा तो नायक के पांव से खून निकलने लग गया था। इससे भिक्षुओं के जीवन के विषय में भी पुनर्विचार करना पड़ा, यानी भिक्षुओं का जो जीवन था उसके बारे में पुनर्विचार किया गया और बुद्ध ने इसके पश्चात भिक्षुओं को पैरों में पादुकाओं की अनुमति दी, जिससे इस समस्या का समाधान हुआ था। बुद्ध साहित्य में कहा गया है कि सेठी नगरीय समुदाय के प्रभावशाली सदस्य थे जिनकी राजा तक पहुंच और संपर्क था। सेठी एवं गृहपतियों की संपन्नता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि राजाओं के साथ साथ प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक के सेवार्थी वर्ग भी थे तथा चिकित्सा के भुगतान के रूप में हजारों का आपन दिया करते थे। अभी हम पढ़ेंगे समाज, यानी महाजनपदों का समाज किस प्रकार का था। जाति और वर्ण दोनों सामाजिक समूह के रूप में विवाह को विशेष दायरे में नियमित करते थे तथा पैतृक व्यवसाय अपनाते थे, यानी पिता का जो व्यवसाय था उसी को अपनाते थे। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जात मूल से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म अर्थात, और इसका वर्ण की तुलना में अभिप्राय भिन्न है। वर्णों का संबंध अनुष्ठानिक स्थिति से था। शूद्रों को इन सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना मना था, यानी शूद्र धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकते थे। दूसरी ओर अन्य तीन वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज थे। अब द्विज किसको बोलते हैं? द्विज 2 बार जन्म जो कि उपनयन के उत्तराधिकारी थे, जो उनके दूसरे जन्म को दर्शाता है, यानी द्विज यानी जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। चांडाल जिन्हें 5वें वर्ण में रखा गया है, उनका स्थान शूद्रों से भी निम्न बता दिया गया था, यानी चांडाल थे उनको शूद्रों से भी नीचे माना गया है। समाज में इसी प्रकार के निम्न स्तर में एक अन्य सामाजिक समूह था जिन्हें दास, यानी दास और कर्मकार्य कहा जाता था। वर्ण और जाति में अंतर, अभी हम देखेंगे वर्ण और जाति में क्या अंतर है। वर्ण की संख्या 4 निश्चित थी, जबकि जातियों की संख्या असंख्य थी तथा उनकी संख्या व्यवसायों और नए क्षेत्रों के विकास के साथ ब्राह्मणवादी समाज में बढ़ती गई। यानी वर्ण तो 4 ही थे लेकिन जातियां तो असंख्य थी। वर्ण व्यवस्था में पदानुक्रम स्थायी था, जैसे ब्राह्मण का स्तर सर्वश्रेष्ठ और शूद्र का स्तर निम्नतम था। वर्ण व्यवस्था में तो फिक्स था कि ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेंगे और शूद्र सबसे नीचे रहेंगे। हालांकि जातियों का स्तर क्षेत्रों के अनुसार लचीला था, जिनका आधार मुख्यतः भूमि, धन, राजनीतिक सैनिकता पर अधिकार पर निर्भर करता था। अगर किसी क्षेत्र में किसी एक जाति के पास अधिकार था या सत्ता थी, राजनीतिक सत्ता थी, तो उसके पास उसका उस क्षेत्र में वर्चस्व अधिक था या वो समाज में ऊपर रहते थे और दूसरे समाज में वो नीचे हो जाते थे। यद्यपि दोनों समूहों में अंतर्विवाह आदर्श माना जाता था। जाति अपने ही वर्ण में या समूह में विवाह, कुछ अंतर्वर्ण विवाह भी मान्य थे। वर्ण पूर्णतः अंतर्विवाह पर आधारित नहीं थे, जबकि जातीय कठोरता अंतर्विवाह पर टिकी हुई थी, यानी विवाह में अंतर्विवाह की जरूरी नहीं थी लेकिन जातियों में अंतर्विवाह जरूरी था। वर्ण अनेक प्रकार के व्यवसायों से जुड़े थे, जबकि जाति कुछ विशिष्ट व्यवसायों को ही अपना सकती थी, यानी एक फिक्स जाति है वो फिक्स व्यवसाय अपना सकती थी। वर्ण में लोग एक से ज़्यादा व्यवसाय कर सकते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। थैंक्स, बाय बाय, सी यू सून।